गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा कल खत्म हो गया था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, हमने सारे कवर करा दिया था। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे। कुछ बच्चों का डाउट्स आया है कि सर क्वेश्चन लिखवा दीजिए, एक एक क्वेश्चन लिखवा दीजिए। अब एक एक क्वेश्चन लिखवाने का मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन मैं आपको, मान लीजिए एसएफडी बीएमडी है फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कल बताया था एसएफडी बीएमडी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के सवाल आएंगे। उसमें आपको एक यूडीएल दिया रहेगा, पॉइंट आउट दिया रहेगा और इस पर आपको एसएफडी और बीएमडी बनानी होगी। हो सकता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है वो कैंटिलीवर बीम हो, और भी कोई दूसरी बीम हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि एक एक क्वेश्चन नोट करा दीजिए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट मायने रखता है, ना कि क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया कि एसएफडी बीएमडी आएगा और इस कॉन्सेप्ट पर आएगा, इतना ही सफिशिएंट है। इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन नोट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये कोई थ्योरिटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन नोट करा दिए, वो आपने 20 रट लिए तो 20 आपका हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी मैंने आपको बता दी थी कि थ्योरी क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें ही देख लीजिए, मैंने आपको कल बताया था पिछले साल का ही अगर मैं पेपर आपको उठाऊं, ये देखिए पिछले साल का आप पेपर उठाएंगे, पीछे देखेंगे तो आपको एक पहला ही क्वेश्चन आया है कि इस कैंटिलीवर बीम में दिखाया गया है और इसमें आपको बताना है डिफ्लेक्शन बताना है, डिफ्लेक्शन बताना है। तो इस डिफ्लेक्शन के सवाल में मैं आपको क्या न्यूमेरिकल बता दूंगा, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हैं उन कॉन्सेप्ट पर आपको अपने सारी प्रैक्टिस करनी है। यह एसएफडी बीएमडी के लिए अगर आपको देखा जाए, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं दिए हैं, मॉस में देखे थे। कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के आपको कम से कम 10 नंबर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2019 का। तो 2019 का पहला ही क्वेश्चन है, मृदु इस्पात के लिए प्रतिवर्ग विकृति आरेख का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि मृदु इस्पात का प्रतिवर्ग विकृति आरेख 5 नंबर का आता है, पिछले साल आया हुआ है मृदु इस्पात का प्रतिवर्ग विकृति आरेख, ये मैंने आपको कल बता दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है पॉइजन अनुपात की परिभाषा दीजिए तथा एक न्यूमेरिकल है। तो पॉइजन अनुपात मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, पॉइजन अनुपात आपको देखना है, प्रतिवर्ग विकृति से ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन है प्रमुख प्रतिवर्ग तथा प्रमुख प्रतिवर्ग की परिभाषा लिखिए एवं मोहर सर्किल क्या है इसके बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो मोहर सर्किल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोहर सर्किल से एक क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा यदि आप मॉस में हैं, एसएम में तो है नहीं, लेकिन मॉस में आपको मोहर सर्किल से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ये देखिए पहले ही क्वेश्चन पे आपको लगभग 15 नंबर आपको मिल रहे हैं प्रतिवर्ग विकृति आरेख, प्रतिवर्ग विकृति वाले चैप्टर से। तो आपको ऐसे ही आपको जो भी है थ्योरेटिकल मैं आपको बता दूंगा, न्यूमेरिकल आपको खुद ही देखने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल के मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। खैर, आज हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर। आज हम नए चैप्टर शुरू कर रहे थे, कॉलम एंड स्टड, ये दोनों में ही है, स्लोप में भी है, मतलब मॉस में भी है और एसएम में भी है, दोनों ही सब्जेक्ट में आपका ये चैप्टर है। और ये स्कोरिंग है क्योंकि इसमें आपको थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रूविंग नहीं है, सीधे सीधे आपको एक फॉर्मूला दिया रहेगा, एक ऑयलर फॉर्मूला है, एक रैंकिन फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले आपको रट के जाने हैं, दोनों फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मतलब कुछ भी प्रूविंग नहीं करनी है, 2 क्वेश्चन केवल याद करने, 2 फॉर्मूले याद करने हैं। खैर, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, इसकी हेडिंग डाल लीजिए कॉलम। सबसे पहले कॉलम क्या होता है, कॉलम इसमें नोट कर लेंगे, नोट कीजिए कॉलम किसी ढांचे या मशीन का वह सदस्य, किसी ढांचे या मशीन का वह सदस्य जो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही होता है, जो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही होता है, यानी कि जो कॉलम होता है वो ऑलवेज वर्टिकल रहेगा, हमेशा वर्टिकल ही आपको मिलेगा, चाहे वो किसी मशीन में लगा हो या किसी ढांचे में लगा हो, तो ये हमेशा वर्टिकल ही रहेगा। और उस पर क्या लिखवाया मैंने, केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहता है, और जिस पर सदैव अक्षीय संपीड़न भार, और जिस पर सदैव अक्षीय संपीड़न भार
अथवा उत्केंद्रित भार ही कार्य करता है, अथवा उत्केंद्रित भार ही कार्य करता है। दो भार दिए गए हैं इसमें। पहला भार है अक्षीय संपीड़न भार और सेकंड दिया गया है उत्केंद्रित भार। उत्केंद्रित भार, इन दोनों भार को पहले समझ लेते हैं। अक्षीय संपीड़न भार को क्या कहते हैं? एक्सेल कंप्रेसिव लोड। ये है इसेंट्रिक लोड। पहले इसको ही समझ लेते हैं दोनों को। काफी बार आपको इसका देखने को मिलेगा। अक्षीय संपीड़न भार क्या होता है और उत्केंद्रित भार क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कॉलम है, इसकी एक एक्सिस होगी, इस एक्सिस पर लगने वाले भार को क्या कहते हैं? अक्षीय संपीड़न भार। अब यहां पर कोई लग रहा है भार, वो हमेशा ऊपर से ही लगेगा। जब भी हम लोग कोई पिलर वगैरह बनाते हैं तो पिलर के नीचे से थोड़ी वेट लगाते हैं। वेट जो लगता है हमेशा पिलर के ऊपर लगता है, या कोई भी कॉलम होगी उसके ऊपर वेट लगाएंगे ताकि ये आपको सहन कर सके उस भार को। तो हमेशा जो लगेगा वो संपीड़न भार ही लगेगा, इसमें तनाव भार लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो हो गया अक्षीय संपीड़न भार। अब बात करते हैं उत्केंद्रित भार। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्केंद्रीय भार क्या है? तो अक्ष से समांतर, परंतु अक्ष पर न लगकर अक्ष के समांतर लगने वाले भार को क्या कहते हैं? उत्केंद्रीय भार। WE उत्केंद्रीय। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि अक्ष पर न लगकर अक्ष के समांतर लगने वाले भार को क्या कहेंगे? उत्केंद्रीय भार। और अक्ष और उत्केंद्रीय भार के बीच की दूरी को कहते हैं उत्केंद्रता। क्या कहें? अक्ष यानी कि मुख्य जो भी कॉलम के अक्ष एवं उत्केंद्रीय भार के मध्य की बीच की दूरी कहलाती है उत्केंद्रता। यह है उत्केंद्रीय भार और इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है उत्केंद्रता। यह है हमारा कौन सा? अक्षीय संपीड़न भार। ये वाला है मेरा अक्षीय संपीड़न भार। और कॉलम क्या होता है कि हमेशा वर्टिकल, ऑलवेज वर्टिकली जो होगा इसकी पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन हमेशा जो है वो वर्टिकल पोजीशन होगी। कभी भी तिरछा आपको कोई भी आपको सदस्य मिलेगा या पार्ट मिलेगा, वह हमारा कॉलम नहीं कहलाएगा, वह कहलाएगा मेरा स्ट्रट। वह मेरा स्ट्रट कहलाएगा। ये इतनी बात समझ में आई। कॉलम क्या होता है? कॉलम दो प्रकार के भार लगते हैं। अक्षीय संपीड़न भार लगता है, उत्केंद्रित भार लगता है। अक्षीय संपीड़न भार को अक्ष पर लगने वाले भार को अक्षीय भार कहेंगे। अक्ष से हटकर एवं अक्ष के समांतर लगने वाले भार को उत्केंद्रीय भार कहेंगे। नेक्स्ट है हेडिंग स्ट्रट। स्ट्रट इसमें नोट कर लीजिए, इसमें नोट कीजिए। किसी ढांचे अथवा मशीन का वह सदस्य, किसी ढांचे अथवा मशीन का वह सदस्य जो ऊर्ध्वाधर को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में स्थित होता है, जो ऊर्ध्वाधर को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में स्थित होता है, जिस पर केवल अक्षीय संपीड़न भार, जिस पर केवल अक्षीय संपीड़न भार ही कार्य करता है, जिस पर केवल अक्षीय संपीड़न भार ही कार्य करता है। यानी कि
आपका कोई सदस्य ऐसा है, तो ये मेरा स्टड है, इसको हम कॉलम नहीं कह सकते क्योंकि ये झुका हुआ है। अब इस पर जो बल कार्य करेगा, भार कार्य करेगा, वो केवल और केवल अक्षीय संपीड़न भार ही कार्य करेगा। इस पर उत्केंद्रीय भार कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर मैं यहां लगाऊंगा तो ये बहुत और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। इस पर क्या होगा, हमेशा अक्षीय संपीड़न भार ही कार्य करेगा। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ब्रिज वगैरह में, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से आपने रेलवे ब्रिज देखे होंगे, इस टाइप से आपने देखे होंगे। यहाँ पिलर लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े पिलर लगे हुए होते हैं। सभी लोगों ने देखा होगा। तो ये है हमारे कॉलम का एग्जांपल, ये हमारे कॉलम का एग्जांपल, जो भी हमारे बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं सरफेस से, वो हमारे कॉलम है। बाकी सारे क्या है, स्ट्रट है। ये हमारे स्ट्रट है, ये हमारा स्ट्रट है। बाकी सारे हमारे स्ट्रट है, बाकी सारे हमारे स्ट्रट है। केवल जो वर्टिकल है वो हमारे कॉलम है। 1 2 3 4 5 को छोड़कर ये 5 कॉलम है, बाकी सारे सारे हमारे हैं स्ट्रट है। तो इस पर जो है, जो वर्टिकल है, जो कॉलम है, उन पर तो दोनों बल कार्य करेंगे। अक्षीय तनाव, अक्षीय संपीड़न भार भी कार्य कर सकता है और उत्केंद्रीय भार भी कार्य कर सकता है, परंतु केवल स्ट्रट पर जो है केवल और केवल अक्षीय संपीड़न भार ही कार्य करेगा। इसके बाद किसी भी कॉलम का असफल होने के कारण, नेक्स्ट हेडिंग है किसी कॉलम के असफल होने का कारण। कोई भी कॉलम कब असफल होता है, उसके क्या क्या रीजन है, कुछ रीजन है, पूछ लेता है 5 नंबर में कि कॉलम के असफल होने के कारण बताइए। तो आप नोट कर लीजिए, कॉलम के असफल होने के कारण। असफल होने के कारण केवल कॉलम ही नहीं, आप स्ट्रट को भी कह सकते हैं कि कोई भी जो सदस्य है वो असफल कब होगा। नंबर 1 है कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा ना होना। यदि कॉलम की बात करें तो कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा ना होना एक बहुत बड़ा कारण होता है। मान लीजिए ये कोई कॉलम है, इस पर मैंने लगा दिया 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर सहन कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉलम कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल कुछ तिरछा है, इस पर मैं ऐसा बल लगा दूं तो क्या ये बर्दाश्त करेगा? कुछ नहीं होगा, तुरंत ये जो हो जाएगा वो घूम जाएगा, टूट जाएगा या आपका मुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब तक वो सीधा है, बिल्कुल अक्षीय भार लग रहा है, तब तक ही वह हमारा बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा भार वहन कर सकता है। जैसे अब उत्केंद्रीय भार में भी ये उतना ज्यादा वहन नहीं कर सकता, ना ही तिरछे में। तो यानी कि कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा ना होना एक बहुत बड़ा कारण है उसके असफल होने के लिए। क्लियर? दूसरा है पूर्ण रूप से अक्षीय भार का, पूर्ण रूप से अक्षीय भार न लग पाना। वही मैं बता रहा था, पूर्ण रूप से अक्षीय भार न लग पाना यानी कि उत्केंद्रीय भार लग जाना। पूर्ण रूप से जब तक बिल्कुल सेंटर टू एक्सिस पर ही अगर लोड लग रहा है, तभी वह हमारी जो वस्तु है वो संतुलन की अवस्था में। थोड़ा सा भी इधर दाएं बाएं हुई, यानी कि या तो ये दाएं बाएं हो जाए थोड़ी बहुत भी, यानी कि जो कॉलम है वो मेरा तिरछा हो जाए, या जो लोड है वो एक्सिस से हट जाए, उत्केंद्रीय लोड लग जाए, उत्केंद्रीय भार लग जाए, तब भी हमारे जो कॉलम है वह असफल जल्दी हो जाता है एज कंपेरिजन टू दिस पोजीशन। ठीक है, इसकी अपेक्षा में वो जल्दी हमारे कॉलम टूट जाएगी यदि उत्केंद्रीय भार लग रहा हो। थर्ड है सभी स्थानों पर समान काट तथा घनत्व का न होना। सभी स्थानों पर यानी कि जो कॉलम है हमारा वो बिल्कुल भी
एक समान नहीं है, यानी स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक एक समान होना चाहिए। पता चला आपने, यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, आप कह देंगे बिल्कुल सीधा तो लग रहा है, लेकिन आपने कह देंगे बिल्कुल सीधा तो लग रहा है, लेकिन क्या है, इसका एक जो है कहीं अलग है डायमीटर, कहीं अलग डायमीटर, कहीं अलग डायमीटर, कहीं अलग डायमीटर है। यानी कि उसका स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक समान काट का ना होना, यह भी एक बड़ा कारण है किसी भी कॉलम के असफल होने के लिए। किसी भी कॉलम के असफल होने के लिए समान काट का ना होना, यह भी एक बड़ा कारण है। और आखिरी कारण जो है कि कॉलम का एक ही धातु का ना होना। यदि जो कॉलम है वो ऊपर से लेकर नीचे तक ये स्टील की बनी है, तो स्टील की हो, आयरन है तो आयरन हो, तांबा हो तो तांबा हो, या कोई भी आपका मटेरियल हो, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक बिल्कुल एक ही मटेरियल की बनी हो। ऐसा ना हो ये आपका स्टील का है, ये आपका आयरन का है, ये आपका पीतल का हो जाएगा, यानी कि कांसा का हो जाएगा कुछ, और ये आपका कोई अलग अलग मटेरियल, यानी कि आपका जो मटेरियल है वो अलग अलग है। ये मटेरियल 1 हो जाएगा, ये मटेरियल 2 है, ये मटेरियल 3 है, और ये मटेरियल 4 है। तो ये हमारी जो कॉलम है, भले ही वो आपका स्टेट है, उस पर अक्षीय भार भी लग रहा है, लेकिन एक तो इसका मटेरियल भी अलग अलग है, और ऊपर से इसकी काट भी समान नहीं है। अगर आप समान काट में भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर भी मैं अलग अलग मटेरियल कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये M1 है, ये M2 है, M3 और ये M4 है, समान काट भी कर दूं, लेकिन मटेरियल अगर मैं अलग अलग कर देता हूं, तब भी हमारी कॉलम जो है असफल जल्दी हो जाएगी, जब तक हमारे पास पूरे कॉलम में एक ही जो है मटेरियल इस्तेमाल ना किया गया हो। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ परिभाषाएं हैं, जो मैंने आपको जैसे बताया था, निम्नलिखित को परिभाषित करो। परिभाषाएं आपको आनी चाहिए, नोट कीजिए। पहला है बकलिंग भार। बकलिंग भार, इसी को हम लोग कहते हैं बहकाव भार। इसी को कहते हैं क्रांतिक भार। क्रांतिक भार, ये तीनों ही एक ही है, ये कोई भी आपसे पूछा जाता है तो आपकी परिभाषा एक ही होनी चाहिए। वह न्यूनतम भार जिस भार पर कोई भी कॉलम अपनी प्रारंभिक अवस्था से हट जाता है, बहक जाता है, वह हमारा बकलिंग भार, बहकाव भार या क्रांतिक भार कहलाता है। फिर से सुनिए, वह न्यूनतम भार जिस भार पर कोई भी कॉलम अपनी प्रारंभिक अवस्था से बहक जाता है, हट जाता है, मुड़ जाता है, झुक जाता है, या अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़ देता है, तो वह भार मेरा बकलिंग भार या बहकाव भार या क्रांतिक भार कहलाता है। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए कोई भी कॉलम है, इस पर कुछ लोड लग रहा है W, W का मान लीजिए मैंने पहले 10 न्यूटन किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, एंड सो मैं धीरे धीरे बढ़ाता गया, और कुछ ना कुछ तो इसकी लिमिट होगी। एक लिमिट पर आकर क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम है हमारा मुड़ जाएगा, हल्का सा झुक जाएगा, हल्का सा झुक जाएगा, किसी भी एक डायरेक्शन में, इधर झुके या उधर झुके, किसी भी एक डायरेक्शन जो है वो झुकाव सा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, क्या होगा, या तो इधर झुकेगा या उधर झुकेगा, किसी भी डायरेक्शन में अगर झुक जाता है, तो वह मेरा भार, वह न्यूनतम भार कहलाता है मेरा बकलिंग भार या बहकाव भार। बहकाव भार से आपको समझ में आ रहा होगा कि बहकाने वाला भार, यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था से हटाने वाला भार। सुरक्षित भार क्या होता है?
सुरक्षित भार वह न्यूनतम भार वह न्यूनतम भार वह न्यूनतम भार जिसे कॉलम सहन कर सके या बहकने से पूर्व तक सहन कर सके, सुरक्षित भार कहलाता है। बहकने से यानी कि अपनी अवस्था से हटने से पहले तक जितना भार वो वहन कर रहा है वह उसका सुरक्षित भार है। यानी कि वह न्यूनतम भार जो कोई भी कॉलम बहकने से पूर्व तक सहन कर सकता है, सुरक्षित भार कहलाता है। सुरक्षित भार का हमारा एक फॉर्मूला है, बहकाव भार डिवाइड बाई सुरक्षा गुणांक। ये हमारा सुरक्षित भार का फॉर्मूला है। इन दोनों में अंतर बहुत पूछता है, बहकाव भार क्या होता है और सुरक्षित भार क्या होता है। बहकाव भार वह भार है जिस पर जो कॉलम है वो शिफ्ट हो रहा है, अपनी स्थिति छोड़ रहा है, और सुरक्षित भार वह भार है जो बहकाने से पहले का भार है। यानी कि किसी भी कॉलम को टूटने, मुड़ने या झुकने से पहले का जो लोड है वह सुरक्षित भार कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है समतुल्य लंबाई। समतुल्य लंबाई समतुल्य लंबाई एक होती है वास्तविक लंबाई, एक होती है समतुल्य लंबाई। एक होती है वास्तविक लंबाई, एक होती है समतुल्य लंबाई। वास्तविक लंबाई क्या होती है? मान लीजिए जो भी हमारा कॉलम का लेंथ जो है वही मेरी वास्तविक लेंथ है। मान लीजिए 10 मीटर है, 5 मीटर है, जो भी कॉलम की जो लेंथ होगी बिना भार लगाए जो कॉलम की जो लेंथ होगी वह होगी मेरी वास्तविक लेंथ, यानी कि वास्तविक लंबाई। लेकिन भार लगाने के पश्चात जो लेंथ आएगी वह हो जाएगी मेरी समतुल्य लंबाई। इसमें नोट कर लीजिए, किसी कॉलम या स्टड पर बहकाव भार लगाने से किसी कॉलम या स्टड पर बहकाव भार लगाने से उसकी जितनी लंबाई में अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपण होता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपण यानी कि जो ही बहकाव विक्षेपण होता है अर्थात विस्थापन होता है, उस लंबाई को कॉलम की समतुल्य लंबाई कहते हैं। उसे कॉलम की समतुल्य लंबाई कहते हैं। यानी कि समतुल्य लंबाई क्या होगी? किसी भी कॉलम पर भार लगाने के पश्चात उसकी कितनी लंबाई में डिफ्लेक्शन हुआ, वह लंबाई कहलाती है हमारी समतुल्य लंबाई। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कॉलम ही आपका बेंड हो जाए, हो सकता है कुछ हिस्सा बेंड हो सकता है कुछ हिस्सा बेंड ना हो। उसके लिए अभी हम लोग आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, दोनों तरफ से फिक्स है, तो इसका जो लोड लगाने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, यहां पर कोई भी आपको झुकाव महसूस नहीं हो रहा है, केवल और केवल इतनी लंबाई में ही जो है वो बकलिंग आपको दिख रहा है, बहकाव दिख रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में और आखिरी में आपको कोई भी बहकाव नहीं दिख रहा है। तो इसकी जो समतुल्य लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी समतुल्य लंबाई, ये वाली। अब इसमें तो पूरा ही दिखेगा आपको, तो इसके लिए आपको अलग अलग अभी फॉर्मूले में नोट कराऊंगा। ये हो जाएगी मेरी समतुल्य लंबाई, ये है इसकी वास्तविक लंबाई, और ये है हमारी समतुल्य। ये है हमारी वास्तविक लंबाई और ये है हमारी समतुल्य लंबाई।
नेक्स्ट हेडिंग है न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या। न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या। न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या, इसको कहीं कहीं परिभ्रमण त्रिज्या भी कहते हैं। परिभ्रमण त्रिज्या, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या, क्योंकि आप पहले एक परिभ्रमण त्रिज्या पढ़ चुके हैं, आपको जब नमन के समीकरण पढ़ रहे थे तब। नमन के समीकरण में आपको पढ़ा था आपने, कौन सी त्रिज्या थी, वो अलग थी। ये परिभ्रमण त्रिज्या हम लोगों ने जड़त्व आघूर्ण में पढ़ी हुई थी, जो रोटेशन वाला चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने परिभ्रमण त्रिज्या पढ़ा हुआ। इसको नोट कर लीजिए, न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या। लिखिए लिखिए कॉलम की काट की, कॉलम की काट की, कॉलम की काट की अक्षों पर, अक्षों पर, कॉलम की काट की अक्षों पर न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण, न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण यानी कि आई एक्स एक्स या आई वाई वाई में जो कम हो, न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण यानी कि दोनों आपको निकालने हैं, जिसकी वैल्यू कम होगी वो आई हमको लिखना है। न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण और कॉलम की काट के क्षेत्रफल, और कॉलम की काट के, कॉलम की काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए, क्षेत्रफल को कैपिटल ए से, के अनुपात, के अनुपात के वर्गमूल को, के वर्गमूल को न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, को न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसे, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, आई अपॉन ए। इसमें से आई एक्स एक्स ये व आई वाई वाई में से जो कम हो, ठीक है। आई एक्स एक्स व आई वाई वाई में से जो कम हो, यानी कि आई मिनिमम लिख सकता हूं मैं इसको, के इक्वल टू आई मिनिमम अपॉन ए लूप। ये हो जाएगा हमारी न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या, आई मिनिमम अपॉन ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए तनुता अनुपात, तनुता अनुपात। तनुता अनुपात, स्लेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात। इसमें नोट कीजिए, किसी कॉलम की वास्तविक लंबाई, ये बहुत बार पूछा गया है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये कई बार पूछी गई है।
इंपॉर्टेंट है। किसी कॉलम की वास्तविक लंबाई या प्रभावी लंबाई, किसी कॉलम की वास्तविक लंबाई या प्रभावी लंबाई तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या जो हम लोग कैपिटल के से नोट किया था, न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या कैपिटल के अनुपात को उस कॉलम का तन्यता अनुपात कहते हैं। के अनुपात को उस कॉलम का तन्यता अनुपात कहते हैं। के अनुपात को उस कॉलम का तन्यता अनुपात कहते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू L अपॉन K। और जहां अगर छोटे कॉलम हो तो छोटे कॉलम के लिए स्मॉल l अपॉन K भी लिख सकते हैं। ये मेरा समतुल्य लंबाई है, ये मेरी वास्तविक लंबाई है। ये मेरी समतुल्य लंबाई है और ये है हमारी वास्तविक लंबाई। और छोटे कॉलम में क्या होता है, समतुल्य लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर होती है। क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई छोटा कॉलम है, अब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होते हैं छोटे कॉलम। यहाँ पर आप कितना भी लोड लगा दीजिए, ये बहकाव की स्थिति में भी होने के बाद भी इसकी जो लेंथ होगी इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। यही उसकी समतुल्य लंबाई हो जाएगी और यही उसकी हमारी वास्तविक लंबाई हो जाएगी। छोटे कॉलम के केस में हम ये दोनों इक्वल टू लिख सकते हैं। एक हेडिंग डालिए और नेक्स्ट बहकाव गुणांक। ये भी बिल्कुल सेम ही है लेकिन पूछ लेता है बहकाव गुणांक या बकलिंग फैक्टर या बकलिंग फैक्टर। बिल्कुल सेम ही है। बकलिंग फैक्टर लिखिए, कॉलम की समतुल्य लंबाई, कॉलम की समतुल्य लंबाई कैपिटल L, समतुल्य लंबाई कैपिटल L तथा काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या कैपिटल के अनुपात को बहकाव गुणांक कहते हैं। इनकी इसका फॉर्मूला भी बकलिंग फैक्टर इक्वल टू कैपिटल L अपॉन K ही है। बहकाव गुणांक कहते हैं। कम लंबाई की यानी कि छोटे कॉलम की स्थिति में तन्यता अनुपात को ही बहकाव गुणांक कह सकते हैं। छोटे कॉलम की स्थिति में तन्यता अनुपात को ही बहकाव गुणांक कह सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉलम का वर्गीकरण करते हैं। कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग करते हैं कॉलम के वर्गीकरण।
कौन कौन से भागों में बांटा गया है कॉलम को, उसको देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है कॉलम का वर्गीकरण। कॉलम का वर्गीकरण। कॉलम का वर्गीकरण। पहला है भार की स्थिति। भार की स्थिति के आधार पर कॉलम को दो भागों में बांटा गया है, आपको भी पता है, अक्षीय तनाव, अक्षीय संपीड़न भार और उत्केंद्रित भार और उत्केंद्रित भार। तो पहला है अक्षीय संपीड़न भार, दूसरा उत्केंद्रीय भार। इसमें पहला है अक्षीय संपीड़न भार, दूसरा है उत्केंद्रीय या उत्केंद्रित भार। तो भार की स्थिति के आधार पर कॉलम को दो पार्टों में बांटा गया है कि भार या तो अक्षीय संपीड़ित भार लगा होगा या फिर उत्केंद्रीय भार लगा होगा तनुता के अनुपात पर। दूसरा है तनुता के आधार पर, यानी कि स्टेनलेस रेशियो। स्टेनलेस रेशियो के आधार पर इसमें होता है छोटे कॉलम, मध्यम कॉलम और बड़े कॉलम। स्टेनलेस रेशियो के आधार पर क्या है, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है छोटे कॉलम, दूसरा है मध्यम कॉलम और तीसरा है बड़े कॉलम। तीसरा है बड़े कॉलम। छोटे कॉलम क्या है, एसआर जो है लेस देन 32 हो। एसआर जो है वो लेस देन 32 हो तो उसको हम लोग कहेंगे छोटे कॉलम। और एसआर जो है 120 से 32 के बीच में हो, यानी कि एसआर जो है वो छोटा किससे हो, 120 से, और बड़ा हो 32 से। 32 से बड़ा हो और 120 से छोटा हो तो वो कहलाएंगे मध्यम कॉलम। और एसआर जो है इज ग्रेटर देन 120 इज कॉल्ड बड़े कॉलम। स्टेनलेस रेशियो यानी कि तनुता अनुपात जो है यदि 32 से कम है तो आपका ये छोटे कॉलम कहलाएंगे। एसआर जो है वो 32 से तो ज्यादा है लेकिन 120 से कम है तो वो कहलाएंगे मध्यम कॉलम, और 120 से भी बड़ा है एसआर तो ये कहलाएंगे हमारे बड़े कॉलम। अब है लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर भी इनको तीन पार्ट में बांटा गया है। कॉलम की लंबाई एवं व्यास के आधार पर। इसमें भी ये तीन पार्ट हैं, छोटे कॉलम, इसमें ही मैं उसका कर दे रहा हूं, छोटे कॉलम, मध्यम कॉलम और बड़े कॉलम। कॉलम की लंबाई एवं व्यास के आधार पर क्या है, छोटे कॉलम, मध्यम कॉलम और बड़े कॉलम। छोटे कॉलम कौन से हैं, जब इसकी जो लंबाई है
इज लेस देन 30 डी के, लेंथ इज लेस देन 30 डी इज कॉल्ड स्मॉल कॉलम, L is less than 30 D। लंबे कॉलम जो है L is greater than 30 D, ये हो जाएंगे बड़े कॉलम। अब मध्यम कॉलम कौन होंगे? मध्यम कॉलम जो है वो होंगे जिस कॉलम की लंबाई उसके व्यास के 8 गुने, लिख लीजिए मध्यम कॉलम, जिस कॉलम की लंबाई L, जिस कॉलम की लंबाई L, जिस कॉलम की लंबाई L, जिस कॉलम की लंबाई L उसके व्यास D के 8 गुने से, यानी कि L जो है वो बड़ा हो 8D से और छोटा हो 30D से। 30D तक, ये 30D से छोटा हो और 8D से बड़ा हो तो वो कहलाएंगे हमारे मध्यम कॉलम। यानी कि जो मध्यम कॉलम है, ये जो बड़े कॉलम है वो मध्यम कॉलम के अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड, कॉलम की लंबाई के आधार पर ये L जो है इज लेस देन 30D, छोटे कॉलम है, 8D से तो बड़ा है लेकिन 30D से छोटा है, मध्यम कॉलम है, और 30D से बड़ा है वो हमारे बड़े कॉलम है। नेक्स्ट है सिरा स्थिति के आधार पर। सिरा यानी कि जो हमारा कॉलम है उसका जो सिरा है उसकी क्या कंडीशन है उसके आधार पर। सिरा स्थिति के आधार पर, सिरा स्थिति के आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया है। सिरा स्थिति के आधार पर इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। दोनों सिरे कब्जेदार हो, पहला है दोनों सिरे कब्जेदार हो, ये आपका कब्जेदार का साइन होता है, दोनों सिरे कब्जेदार हो। पहला पार्ट है दोनों सिरे कब्जेदार हो, लिखते रहिएगा, फिगर आप बना दे रहा हूं, लिखते जाइए, ये है दोनों सिरे कब्जेदार हो। दूसरा है एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो, एक सिरा बद्ध हो यानी कि बिल्कुल फिक्स हो और दूसरा सिरा स्वतंत्र हो। क्योंकि हम लोग कॉलम पढ़ रहे हैं तो कॉलम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कॉलम, दोनों सिरे कब्जेदार हो, एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा फ्री हो, एक है, दो है। तीसरा है एक सिरा बद्ध तथा दूसरा कब्जेदार हो, एक सिरा बद्ध तथा दूसरा कब्जेदार हो, एक सिरा बद्ध तथा दूसरा कब्जेदार हो, कब्जेदार यानी कि हिंज हो। और फिर है दोनों सिरे बद्ध हो, ये 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है एक दोनों सिरे कब्जेदार हो, एक सिरा बद्ध तथा दूसरा फ्री हो, स्वतंत्र हो। तीसरे में है एक सिरा बद्ध तथा दूसरा कब्जेदार हो, दोनों कब्जेदार, दोनों बद्ध हो, यानी कि बोथ एंड्स आर फ्री, बोथ ends are hinge, one end fixed and another is free, and one end fixed, another is hinge,
बोथ एंड इज फिक्स्ड। नेक्स्ट है कॉलम की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। ये हो गया कॉलम का वर्गीकरण। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। लिखिए, सामर्थ्य उसके तन्यता अनुपात के मान पर निर्भर करती है। कॉलम की सामर्थ्य, कॉलम की सामर्थ्य उसके तन्यता अनुपात पर निर्भर करती है। कॉलम की सामर्थ्य उसके तन्यता अनुपात पर निर्भर करती है। तन्यता अनुपात का मान अधिक होने पर, तन्यता अनुपात का मान, तन्यता अनुपात का मान अधिक होने पर, तन्यता अनुपात का मान अधिक होने पर कॉलम की संपीड़न भार, कॉलम की संपीड़न भार सहन करने की क्षमता या सामर्थ्य, संपीड़न भार सहन करने की सामर्थ्य कम हो जाती है। संपीड़न भार सहन करने की सामर्थ्य कम हो जाती है। संपीड़न भार सहन करने की सामर्थ्य कम हो जाती है तथा अपनी पूर्व स्थिति से बदलने, पूर्व स्थिति से बहकने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तथा अपनी पूर्व स्थिति से बहकने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर से बोल दे रहा हूं, कॉलम की सामर्थ्य तन्यता अनुपात पर निर्भर करती है। सामर्थ्य उसके तन्यता अनुपात का मान पर निर्भर करती है। जब तन्यता अनुपात का मान अधिक होने पर, जब तन्यता अनुपात का मान अधिक होने पर उसकी संपीड़न भार सहन करने की सामर्थ्य कम हो जाती है तथा बहकने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरा है कॉलम की सामर्थ्य, कॉलम की सामर्थ्य उसके सिरे की स्थिति पर भी निर्भर करती है। कॉलम की सामर्थ्य उसकी सिरे की स्थिति पर भी निर्भर करती है। अब यहां पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक ये है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इस पर भी मैं अगर 100 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूं, बिल्कुल अक्षीय संपीड़न भार लगा रहा हूं, और इस पर भी मैं 100 किलो न्यूटन का ही अक्षीय संपीड़न भार लगा रहा हूं। इन दोनों में बहकने के चांसेस सबसे पहले किसके, इसके अथवा इसके? तो ऑब्वियस सी बात है इसके बहकने के चांसेस ज्यादा है कंपैरिजन टू इसके। क्यों? क्योंकि इसका जो एक इंच जो है वो बिल्कुल फ्री है, कहीं पर भी बिल्कुल घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, यानी कि बहक सकता है आराम से, जबकि इसके दोनों इंच जो है वो फिक्स हैं। इसमें जो है बहकाव जो होगा वो काफी देर में होगा। चलिए, ये हो गया कॉलम का सामर्थ्य। अब बचता है सूत्र, बचते हैं आयलर सूत्र और रैंकाइन सूत्र। दो सूत्र हैं, आयलर सूत्र और रैंकाइन सूत्र। ये हम लोग देखेंगे कल हम लोगों को केवल और केवल आयलर सूत्र देखना है, रैंकाइन सूत्र देखना है, समतुल्य लंबाई देखनी है। समतुल्य लंबाई सभी जो 4 पोजीशन बताई हैं, तो समतुल्य लंबाई देखेंगे, उसके बाद रैंकाइन सूत्र और आयलर सूत्र देखकर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। आज हम लोगों ने इसकी थ्योरी लगभग कंप्लीट कर ली है। कल से हम लोग केवल आपको न्यूमेरिकल के वो बताना है, फॉर्मूला बताना है, और सीधे सीधे हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल देख लेंगे और जो बचा हुआ पोर्शन है वो देख लेंगे। ये छोटा सा ही पोर्शन है,
आपका कॉलम असिस्टेंट 2 या 3 क्लास, ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास लूंगा, इसमें ही आपका पूरा का पूरा कॉलम असिस्टेंट मेरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलिए मैं आपको कल बताऊंगा इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, इसके मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अभी आप इतना ही तैयार कीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।